नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है बीजेपी के भूतपूर्व नेता गोविंद आचार्य की। कहने को तो राजनीति से कोसों दूर हैं, परंतु अपनी कथनी और करनी के कारण वो हमेशा सुर्खियों में बने ही रहते हैं। क्या बीजेपी की डूबती नैया को बचाने के लिए उनकी भी घर वापसी होगी? आइए उनके चाल, चलन और चेहरे पर उन्हीं से करते हैं सीधी बात। गोविंद जी, आपका स्टूडियो में फिर स्वागत है। एक साल पहले भी आपको मिले थे। एक साल, 1.5 साल। अब बड़े नेता हो गया था। नेता पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। पर अभी उमा जी ने कहा कि आपका स्तर तो अडवाणी जी के बराबर है। ठीक है, उनका सोचना ही होगा, लेकिन अलग अलग क्षेत्र है ना, तो अलग अलग हुनर भी हैं, इसलिए इसमें एक अच्छा बढ़ई है, दूसरा अच्छा लोहार है, तो इसकी तुलना कैसे की? तो आप लोहार वाली चोट मार रहे हैं आज तो? क्या नहीं, मैं तो बढ़ई तो अडवाणी जी हो गए, आप लोहार हो गए। मैं तो बनाने में ही व्यस्त हूँ, रचना में व्यस्त हूँ। नहीं, आपको जितना बड़ा नेता बताया, इसका मतलब आपकी जगह नहीं है। जब तक अडवाणी जी खाली नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जा सकते। इसका मतलब यही हुआ ना? मेरा अपना काम है ना, मैंने कहा ना, बढ़ई लोहार का काम, बढ़ई का काम लोहार नहीं कर सकता, लोहार का काम बढ़ई नहीं कर सकता, इसलिए हमारा काम वो नहीं कर सकते, हम उनका काम भी नहीं कर सकते। अपने आप को वही दर्जा मानना है कि दोनों बराबर? नहीं, हम अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, वो अपने स्तर पर समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। पर आपकी आइडियोलॉजी जो है वो तो एक ही है ना दोनों की? हाँ, एक ही है, अलग अलग है? नहीं, एकात्म मानव दर्शन, और उसके भी पहले देश का राष्ट्रवाद, उसके भी पहले अपने देश की पुण्य परंपरा। ये जो राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, दीनदयाल उपाध्याय का नाम वो भी बहुत बार लेते हैं अडवाणी जी, आप भी हर बार उनका नाम ले लेते हैं, तो दोनों एक जगह रह करके काम नहीं कर सकते? नहीं, हमारा क्षेत्र ज्यादा सामाजिक आर्थिक है ना, और उनका क्षेत्र राजनीतिक है। बीजेपी के बाद आर्थिक नीति नहीं है, आर्थिक काम ही नहीं है इसका मतलब? नहीं, आपका ये मानना है? मेरा ये मानना है कि घोषणा पत्र में होना कुछ और है, लागू होना कुछ और है, उसमें कई मजबूरियां और कई अनिच्छा दोनों रहती है। तो आपकी जो सरकार रही 6 साल, जिस बनने से पहले आपको पार्टी से विदा लेना पड़ा, आपने लिया या आपको भेज दिया गया, ये तो आपके बीच में है, तो लगा कि आर्थिक नीतियां तो उन्होंने कुछ इम्प्लीमेंट नहीं की, इसलिए आपने अलग से चुन लिया रास्ता अपना? मुझे ऐसा लगा कि सत्ता और दल की राजनीति की सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं, और उसमें सक्षम सत्ता भी 1/8 ही कंट्रीब्यूट कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा अनुभव ये आया कि सभी दल पिछले 20 वर्षों में अंधाधुंध वैश्वीकरण के ही पैरोकार रहे हैं, उसमें भाजपा भी अपवाद नहीं रही। तो आपको लगता है कि भाजपा, जिसके आप महामंत्री रहे 9 साल तक, वो भाजपा जो है आर्थिक एजेंडा कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, केवल राजनीति कर सकती है? मेरा ऐसा सोचना है कि स्वदेशी के आधार पर जितना आग्रह होना चाहिए था वो पिछली सरकारों का नहीं रहा, जिसमें भाजपा नीति सरकार भी शामिल। नहीं, स्वदेशी का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, ये तो हर आदमी की अलग है। गुरुमूर्ति की और आपकी भाषा एक होगी, कम्युनिस्टों की भाषा भी आपसे मिलती जुलती है, वही थोड़ी सी, तो आप दोनों एक ही जगह पे हैं। परंतु बीजेपी को छोड़ने के पीछे आप दोबारा ऐसा लगता है कि आप आएंगे, नहीं आएंगे? तो आप क्या लगता है? अडवाणी ने कहा कि आपके खिलाफ कोई चार्ज ही नहीं है? पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, वही बात, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट कर रहे थे, और क्या कह रहे थे? क्या तो मतलब और तो कुछ नहीं कह रहे थे। निमंत्रण नहीं दिया आपको उन्होंने अभी तक? नहीं, अगर निमंत्रण की मीडिया की क्या जरूरत थी? अगर उनके मन में कुछ होता तो वो सीधा टेलीफोन से बात कर सकते थे, और मेरा तो लेकिन पक्का है। तो आपको अडवाणी जी ने जब से आपने छोड़ा पार्टी में आए तो कोई मुलाकात तो ही नहीं? ना मैंने उनसे बात की, ना उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने कोई ऑफर कोई नहीं दिया आज तक आपको? ना मैंने मांगा, ना उन्होंने दिया, ना मेरी इच्छा थी। तो आपने तो इसलिए, मैं चाहता तो मैं भी जा सकता था पार्टी कार्यालय कि मुझे काम दीजिए, क्यों नहीं जरूर दे, तो मेरे खिलाफ कोई मामला नहीं, उन्होंने कहा ही था। तो आप जो कह रहे हैं कि आप पार्टी मतलब अगर बुलाएंगे तब आप सोचेंगे? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा कहना है कि मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मुझे फुर्सत भी नहीं है, ये सोचने की भी फुर्सत नहीं है, करने की तो बात दूर है। नहीं, अगर अडवाणी जी कहेंगे तब भी फुर्सत नहीं है आपके पास सोचने की? हाँ, बिल्कुल नहीं। अगर निमंत्रण अडवाणी जी का आया तो आप तुरंत रिजेक्ट कर देंगे? तब भी रिजेक्ट हो चुका है, पहले ही कर चुका मैं। उन्होंने तो बुलाया नहीं, आप रिजेक्ट कहाँ से कर देंगे? 2003 में मैंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, और मुझे सब लोग जानते, मेरे निकटस्थ भी रहे हैं ना, साथ ही काम करते रहे हैं, मेरे स्वभाव को भी जानते हैं कि मैं जो निर्णय लेता हूँ वो सोच कर लेता हूँ, उस पर टिका रहता हूँ। तो आपने निर्णय इसलिए दिया कि आपकी कोई औकात नहीं थी, वहाँ आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही? मेरा ऐसा सोचना है कि आज वक्त का तकाजा है, अधिक व्यापक धरातल पर काम करने की जरूरत है। केवल सत्ता और राजनीति से देश का भविष्य सुरक्षित नहीं माना जाता। पर संगठन के बिना क्या कर पाएंगे आप? एग्जैक्टली, इसलिए देश में तो बीजेपी से लोग छोड़ के गए, बलराज मधोक हुए या कुछ और लोग हुए, उनकी हालत क्या होगी? आप उसी श्रेणी में जाके शामिल हो जाएंगे? इसमें फर्क केवल एक है कि जिलों में जो लोग हैं उनको इकट्ठा करना, समाज में अच्छे बहुत लोग हैं, इकट्ठा करने की कुशलता जितनी रहेगी, आप जैसा कह रहे हैं, संगठन उतना ही रहेगा, और संगठित ताकत भी एक आवश्यकता है, मैं मानता हूँ, इसलिए उसमें जुटा पड़ा हूँ 4 साल से, और हासिल भी किया है। क्या हेल्प किया आपने? अभी नवंबर महीने में देश के 112 जिलों के 374 लोग, 65 रचनात्मक प्रकल्पों के लोग इकट्ठा आए, और भारत विकास संगम वही बना। तो आप क्या मतलब अपने आप को जयप्रकाश देखते हैं नारायण?
नहीं, मैं अपने को गोविंदाचार्य देखता हूँ। नहीं, गोविंदाचार्य के किस तरह से इसके देखते अलावा हैं? मैं कुछ क्योंकि नहीं आप देखता जो हूँ। कह रहे हैं, जो विकास कर रहे हैं, उनका नारा था कि टोटल संपूर्ण क्रांति देंगे देश को। मेरा इतना ही कहना है, सबको भोजन सबको काम। तो जो आप अपनी पार्टी के द्वारा दिलवा पाए। केवल राजनीति से हो नहीं सकता, केवल सत्ता से हो नहीं सकता। समाज आगे, सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। तो आपकी इस बड़ी देर में याद आया कि 60 साल की उम्र हो गई आपकी, 60वां वर्ष हो मनाया गया, था। 60 हो गया। 60 हो गया। हो गया। तो सठियाए तो नहीं, खैर नहीं हुए पर मेरे को लगता नहीं है कि उस 60 साल में 40 साल आपने काम किया संघ के लिए, कि 40 से ज़्यादा किया होगा। तो 40 साल आपने जिंदगी खराब। ना 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 ना, ये सब बातें खाद के नाते काम करती है। पौधा धीरे धीरे ही बड़ा होता है, इसलिए इतने धीरज तो चाहिए ना। और करते करते आदमी सीखता भी चलता है, ये भी तो समझिए। इसलिए आज मैं ये देख रहा हूँ कि देश में लगभग 6000 ऐसे लोग हैं, और आगे जिला विकास संगम हो जाएंगे तो 20,000 कार्यकर्ताओं। उद्देश्य क्या है आपका? बीजेपी के ऊपर प्रेशर डालना? ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी तो बीजेपी। मेरा ये कहना आप है, कांग्रेस को सपोर्ट तो नहीं करेंगे? मेरा नहीं, राजनीतिक दृष्टि से मेरा कहना है कि एक तो मुद्दे और मूल्यों पर हम राजनीति को प्रभावित करेंगे, बिना किसी राजनीति, देश की राजनीति को। सत्ता और दल की राजनीति का हिस्सा बिना आपका बने। पॉलिटिकल एलाई कौन होने वाला है? पॉलिटिकल एलाई की जरूरत नहीं है, पीपल आर द एलाई। तो इसका मतलब आरएसएस जो आपकी मूल संस्था, बीजेपी जो आपकी मूल पॉलिटिकल पार्टी, उनसे आप इतने दुखी हैं कि इनसे अलग होकर आप काम मैं तो संघ का स्वयंसेवक हूँ और संघ शाखा से में ही जाता नहीं सीखा। नहीं, संघ से आज भी जाता हूँ, आज भी जाता हूँ। रोज सुबह शाखा में जाते हैं? जहाँ जहाँ प्रवास में जाता हूँ वहाँ वहाँ जाता हूँ। अब सीधी बात करिए। मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि इसमें मेरा ये मानना है कि हमको ऐसा काम करना होगा जिसमें बौद्धिक, रचनात्मक और आंदोलनात्मक तीनों जरूरी है। नहीं, पर आंदोलन तो आप कर ही नहीं रहे ना अभी तो। रचनात्मक अभी आपको आप तो बताता हूँ। कमरे में बैठकर नहीं, डिस्कशन ऐसा कर नहीं, रहे हैं। अभी बताता हूँ। बहुत से संगठन है जो इसमें लगे हुए हैं। जैसे अभी देश में 110 स्थानों पर पेप्सी कोला, कोका कोला के प्लांट्स हैं। 46 जगहों पर धीरे धीरे आंदोलन सुलग रहे हैं अब इन सब जगहों पर। कोका कोला के प्लांट के खिलाफ आपका क्या ये तो इतिहास का जो कूड़ेदान होता है ना, और किसी ने कहा कि आपकी जो आइडियोलॉजी है कि एमएनसी के खिलाफ बोलना, अब कोका कोला लोग पीना चाहते हैं, तो आपको क्या परेशानी? नहीं, उल्टा है। 2010 के बाद की स्टेज आज सेट हो रही है, मेरा ये कहना है। ये बैकवर्ड लुकिंग नहीं है, ये फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा है। कोका कोला बंद कराना आपको लगता है केवल यही नहीं है, दैट्स ए मैसेज। केवल वो एजेंडा स्वयं में नहीं है, दैट्स ए मैसेज। मैसेज ये है कि अगर ग्लोबलाइजेशन इंडिस्क्रिमिनेट होगा, उसके लक्षण हैं सेंट्रलाइजेशन, होमोजेनाइजेशन एंड मार्केटाइजेशन। भारत की अगर आपका इतना दिल है देश के प्रति, गरीबों के प्रति, तो वहाँ जाके सड़कें बनवाइए, कोई शौचालय बनवाइए, जहाँ केवल इतने से नहीं बात चलेगी। पानी पीने का नियम कराइए। आप सिर्फ ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आप सुर्खियों में बने रहे। नहीं, बिल्कुल आपकी वोट छपती रहे, आपके अखबार में नाम बिल्कुल नहीं। मैंने तो नाम के लिए कभी काम नहीं किया। कोका कोला के खिलाफ बोले तो छपेगा अपने? नहीं, क्यों? इसके अलावा भी है। इसके अलावा जो जगह जगह काम चल रहे हैं, जिले जिले में लोग जो लगे हुए हैं, वो जब प्लिंथ लेवल पर आएगा काम ना, तो लोगों को दिखाई पड़ेगा। मल्टीनेशनल को आप इमोरल मानते हैं? मैं कई मल्टीनेशनल्स के जो व्यवहार है उनको इमोरल मानता हूँ, और एग्रेसिव मार्केटिंग टेक्निक्स इमोरल हैं। जैसे डिमांड क्रिएशन इमोरल मैं मानता हूँ। आप जाकर के रूरल एरियाज के अंदर काम क्यों नहीं क्रिएट करते? काम कर रहे हैं, आपको बताऊं अभी चलिए हमारे साथ। नहीं, बनारस चलिए हमारे साथ। 1200 परिवारों के प्रति गरीब परिवार का 1500 से 2000 तक इनकम ऑगमेंटेशन वहां सुरभि शोध संस्था ने खड़ा किया है। वहां की महिलाओं में से, जो अभी नरसिंहपुर जिले में जाती थी मोहद में, वहां की महिलाएं अब ईंधन बिनने के लिए दिन नहीं बिताती हैं। वो ग्रामीण अपने घर पर गोबर गैस प्लांट, जिसमें 2 टोकरी गोबर और 2 बाल्टी पानी, दिन भर के ईंधन जोड़ने की मेहनत से बचती हैं। और वो अपने गोविंदाचार्य ने खड़ा किया, हमारे ही सारे मित्र लोग खड़े किए हैं। और इन मित्रों का आप बिल्कुल लगता नहीं कि आप भोपाल से वहां पहुंच गए, वाराणसी। नॉर्मली तो आप जब उमा जी वहाँ पर मुख्यमंत्री थी, आपका ये था कि वहीं बैठे रहते। नॉट एट ऑल। हमारा प्रवास कम सामने जाते ज्यादा ना हमारा, आप ऐसा मत करिए। 2004 का प्रतिदिन का मैं बता सकता हूँ कहाँ कहाँ रहा हूँ। कितने दिन भोपाल में आपने बताया? कुल मिलाकर पूरे वर्ष में 17 दिन 18 दिन से ज्यादा नहीं रहा हूँ। आप भोपाल में 17-18 दिन आप गए, इसलिए उस दौरान आपने क्या किया, उमा जी को क्या सलाह दिया आपने? मैं ब्रेक के बाद आपसे डिस्कस। हाँ, जरूर। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं बातचीत करने की बीजेपी के भूतपूर्व नेता गोविंदाचार्य से। गोविंद जी, मुझे लगता नहीं आपकी बीजेपी की जो आज हालत है, ना सिद्धांत है, ना सत्ता है, आपस में लड़ाई हो रही है, तो आप परेशान होंगे अंदरों अंदर, दिल में तो दुख होता होगा बहुत आपको। देखिए, एक तो सभी दल मूल्यों और मुद्दों से कट गए हैं और राजनीति केवल सत्ता का खेल बनकर रह गई है। सब दलों की तरफ से। मैं बीजेपी के बारे में से बोल रहा हूँ। मैं बीजेपी को आप सिंगल आउट जो करने की कोशिश में है, ऐसा आपके लिए उचित नहीं होगा। फिर भी मेरा ये कहना है, बीजेपी के ऑफिस बेरर रहे हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। आप कांग्रेस के होते तो मैं आपसे वो भी पूछ लेता। रहे हैं ना। अगर कांग्रेस में जाना चाहिए, आज तो नहीं, जाने के लिए कोई ग्राउंड बना रहे हैं, वो भी नहीं है।
मैं ये कहना क्योंकि आप चाहता तो हूं, एक्सेप्टेबिलिटी बना रहे हैं, जिस तरह की आपकी भाषा है उसमें लगता है कि सब पार्टियों के में एक्सेप्टेबल हो जाए, तो बीजेपी वाले नहीं माने, चाहे कांग्रेस वाले मान लें। मेरा ये कहना नहीं, मेरे तो वो सब अपेक्षा रहती तो बीजेपी में ही कहाँ कम थे, वहीं जो चाहे हासिल करते, इसलिए वो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं रही। बीजेपी के प्रति न मोह था, न भंग हुआ, न आसक्ति थी, न वैराग्य हुआ। मेरा ये मानना है कि सभी दल मूल्यों मुद्दों से कट गए हैं, बीजेपी उसमें अपवाद नहीं है, ये मेरा स्पष्ट कहना है। बीजेपी में झगड़ा तो सेकंड जनरेशन जो आपके साथ आपने खड़े की कुछ लोग, आपको लगता नहीं कि सो कॉल्ड उनकी सेकंड जनरेशन दूसरी पंक्ति में ही खड़े रहेंगे, वो लोग हमेशा पहली पंक्ति में से उनमें से कोई नहीं जाएगा? ये उनकी बात है, उसमें मैं ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, इसलिए कि मैंने जो अपना रास्ता तय कर लिया, तो जिस रास्ते पर जाना नहीं है तो उस रास्ते में कितने आम के पेड़ हैं, कितने नीम के पेड़ हैं, इस गिनती में मैं क्यों समय गवाऊं? प्रभाव तो आपने इनके ऊपर भी डालना है ना, अपने जो भारत विकास संगम जो खड़ा किया है उसके माध्यम से आप बीजेपी के ऊपर भी तो प्रभाव डालेंगे मैं ना? ऐसा मानता हूं कि जन की चेतना, जन की समझ और जन की हिस्सेदारी से ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जयप्रकाश नारायण ने भी फिर भी एंटी कांग्रेस लोगों को ही चुना था ना। वो एक समय आपातकाल जो हुआ उसके पहले उन्होंने संपूर्ण क्रांति की बात की, वो रचनात्मक काम सारे धरे रह गए, केवल सत्ता परिवर्तन होकर रह गया था। अब उनसे भी सीख कर उन्होंने सत्ता परिवर्तन किया ना, आपका उद्देश्य भी है सत्ता परिवर्तन करना। हमारा उद्देश्य है बेसिकली समाज का मानस परिवर्तन, फिर व्यवस्था परिवर्तन, और परिणामतः स्वाभाविक रूप से सत्ता परिवर्तन होते चलेंगे। मतलब व्यवस्था परिवर्तन तभी होगी या सत्ता परिवर्तन होगा? दोनों बातें हैं, पहले मानस परिवर्तन आवश्यक है, एटीट्यूडिनल चेंज जिसको हम कहते हैं। तो मतलब आप जो वीपी सिंह की विचारधारा में विश्वास करते हैं? नहीं, मैं इस देश की शाश्वत विचारधारा में विश्वास उनकी भाषा ये था ना, आप संघ परिवर्तन जो करिए, संघ स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की बात जो है, अगर आपसे पूछा जाए प्रधानमंत्री आपने देखे, इसने अटल जी भी देखे, नरसिम्हा राव भी देखे, बेचारे चले गए, वो अटल जी थे आपके पार्टी के जिनको आपने बनाया, उसके बाद आप चले गए पार्टी, तो वो तो आप सोचे तो मुखौटा थे, तो इसलिए आप छोड़ के चले गए। मैंने तो मुखौटा कभी कहा ही नहीं उनको, आपने कुछ नहीं कहा। अखबारों ने जरूर ये माना। आपको कौन से अच्छे प्रधानमंत्री जो सत्ता परिवर्तन में जो आप चीज चाहते हैं, जितने भी 10-11 प्रधानमंत्री रहे, सबसे अच्छा किसको मानेंगे आप अपने दृष्टि से? मैंने व्यक्तियों का वैसा अध्ययन नहीं किया, मेरा ये सोचना ही है कि व्यवस्था व्यक्ति को पंगु बना देती है, इसलिए सत्ता में आने तक एक बात कहते हैं, सत्ता में आने के बाद शिथिल पड़ जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है तो इन सब लोगों के बारे में। इसलिए मेरा कहना है कि राजनीति पर बाहर से भी दबाव उत्पन्न करने की जरूरत है, केवल अंदर से काम करने से काम नहीं चलेगा। सभी दलों में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग मैं देख रहा हूँ। तो आपको लगता है ये जो आप जो बात कर रहे हैं आर्थिक स्थिति, इसका मतलब आप भी हिंदुत्व से हट गए ना? क्यों? आपके लिए मंदिर काम खत्म हो गया, आपके यूनिफॉर्म सिविल कोड खत्म हो गया, ये आपके हिस्सा नहीं है भारत विचार संगम का? भारत विकास संगम का अर्थ ही ये है सांस्कृतिक पुनर्जागरण और व्यवस्था परिवर्तन। नहीं, पर वो ये जो खास मुद्दे थे जो आपने नारे लगाए पहले किसी जमाने जब मामूली थे। जब हम देश की तासीर की बात करेंगे तो उसके अप्लाइड फॉर्म्स इन सारे फील्ड्स में एक विशेष प्रकार के होंगे। नहीं, अभी भी आप चाहते हैं ना वही जो बीजेपी के या संघ के जो देश की आइडियोलॉजी थी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, मंदिर वहां बनना चाहिए, तो वो सब आप, और मेरा सबसे पहले काम है, आप अभी उसमें विश्वास करते हैं कि नहीं करते? अभी नहीं, मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ, उस नाते जो भी सोचूंगा वो दीनदयाल जी की सोच के साथ जरूर मेल खाएगा और मैं उसके लिए गर्व है मुझे। मगर दीनदयाल जी भी चाहते थे मंदिर वहां बनना चाहिए, उसको तो पता नहीं होगा। दीनदयाल जी भी अगर होते तो वो यही करते, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अभी आपको लगता है कि मंदिर बनाना चाहिए, उसमें आप नहीं, बात मंदिर बनाने का केवल नहीं है, मेरा ये कहना है कि भारत विकास संगम सबसे पहले सबको रोटी सबको काम, ये सबसे बुनियादी जरूरत है। भूखे ये भजन भी तो न पुराना होई नारा है, गोपाला, कोई नाम नया नारा भूखे भजन न होई गोपाला, और इसके लिए ये आवश्यक गोपाला तो आप है ना, गोविंदाचार्य, तो भूखे भजन करे जा रहे हैं नहीं, आप। ये नहीं। मैं बहुत परम संतुष्ट आदमी हूँ और सक्रिय होकर काम में क्योंकि लगा आप पहले हूँ। से अच्छे स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और कोई स्वयंसेवक और प्रचारक है नहीं, तो कोई ना कोई आपको आर्थिक सपोर्ट भी होगी। आर्थिक सपोर्ट स्वाभाविक है, बहुत से मित्र हैं वही से मिलकर मेरी चिंता करते हैं। एक कार्यकर्ता हैं जो कभी प्लेन के टिकट की व्यवस्था करते हैं, एक कार्यकर्ता है जो रेल के टिकट की व्यवस्था करते हैं, एक कार्यकर्ता है जो मेरे निवास की व्यवस्था करते हैं, और ये सब मिलकर आपस में चलाते हैं। मतलब आप आजकल डिपेंड कर रहे हैं आउटसाइड जो संघ परिवार के लोग हैं उनके ऊपर? नहीं, कई लोग हैं, समाज के अच्छे अच्छे लोग हैं, केवल संघ परिवार के अंतर्गत ही अच्छे लोग हैं ऐसा नहीं है। आपका अपना व्यक्तिगत सपना क्या है? मेरा व्यक्तिगत सपना दो है, एक देश तो शादी तो करेंगे नहीं अब आप इस उम्र में? मेरा व्यक्तिगत सपना दो है। शादी तो नहीं करेंगे ना आप? इस विषय में मैं टिप्पणी करना भी नहीं चाहूंगा। इसका मतलब अभी टेंटेटिव है, जो बीत शायद हो गई, सकता है। जो बीत गई सो बात गई, और इसमें चलो पीछे ही नहीं, मैं आगे पूछ रहा हूँ, इसीलिए कहता हूँ ये नहीं पूछा किससे आप शादी आगे करेंगे। के भी नहीं, आगे के समय के बारे में कोई भी मनुष्य कुछ भी दावा करे, ये उसका अहंकार आप दावा एक तो करें ना, मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा। अहंकार है। आपने कहा राजनीति में जिन जाऊंगा। जिन बातों में बुद्धि का समावेश होता है उसमें तो कोई दावा एक हद तक देखकर किया जा सकता है।
लेकिन अंतःकरण का विषय इतना विशाल होता है, जटिलताएं बहुत ज्यादा होती हैं, उसमें किसी को कोई दावा करने का अहंकार होना नहीं मैं चाहिए। छोटी सीधी सी बात एक शब्द में पूछूंगा। बोलिए। राजनीति में जाएंगे कि नहीं, हाँ या ना? मैं सत्ता और दल की राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। किसी भी दल को आप नहीं ज्वाइन करेंगे? सत्ता और दल की राजनीति का हिस्सा राजनीति नहीं, मैं सदस्य बनेंगे आप? वही है, स्वाभाविक है ना। नहीं, जब मैं कह रहा हूँ मैं सीधा हाँ या ना में, आप किसी पार्टी के सदस्य या ऑफिस बेरर दोबारा बनेंगे? नहीं बनेंगे, साफ। अच्छा। बहुत दूसरा, अपने व्यक्तिगत में आप सेटल होने के लिए, फैमिली में सेटल होने की शादी करेंगे कि नहीं? इस विषय पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। सामान्यतः नहीं। सामान्यता नहीं, सामान्य, मतलब मूड के ऊपर डिपेंड करता नहीं, है। सामान्यतः नहीं, इसका जो अर्थ और तीसरा, आपका उद्देश्य क्या है जिंदगी का? हाँ, दो है। एक, देश के हर आदमी में बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हो, रोटी, कपड़ा, मकान, पेयजल, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य। अच्छा। दूसरा, हमारा देश दुनिया का सिरमौर बने। ये दो बातें, ये आपका उद्देश्य है, उसके लिए आप जो करते रहेंगे। उसके लिए मैं लगा तो हुआ। आपका संघर्ष कहाँ खत्म होगा, कब होगा, ये समय बताएगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।